हेलो एवरीवन, आज क्लास में डिस्कस करेंगे मिशन यूपीएससी 2024 के बारे में। यदि आप 2024 में यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट तरीके से करें ताकि आप प्रथम प्रयास में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। आज की इस वीडियो में हम वो पॉइंट भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिसके थ्रू आउट आप पूरे वर्ष एटलीस्ट कम से कम इस एग्जाम में 2 साल का समय लग जाता है, तो एटलीस्ट जो समय इस एग्जाम में लग रहा है उस पूरे समय में आप फोकस होकर स्टडी कर पाते हैं। वो पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में केवल हम ये नहीं जानेंगे कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सा स्टैंडर्ड बुक पढ़ना, साथ ही साथ हम ये भी सीखने का प्रयास करेंगे, ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है जो आपके इंटरनल मोटिवेशन को बनाए रखेगा, जो आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखेगा और जिसके थ्रू आउट आप फोकस होकर स्टडी कर पाओगे। ठीक है ना, तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इस यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको ये पॉइंट भी दिमाग में रखना है कि अगर आप इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो कौन कौन से कारण है, वो कौन कौन से पॉइंट है जिसने आपको इतना मोटिवेट किया और आप इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए तैयार हो गए। इतना बड़ा अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो आप उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करो जो आपको मोटिवेट कर रहा है, और उसी समय जब आप उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लोगे, उस कारण को आइडेंटिफाई कर लोगे जिसके कारण आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन आ रहा है और आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, आप इतनी बड़ी प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तो जब आप उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लोगे तो वो उसका फायदा ये होगा कि जब कभी भी आपको डिमोटिवेशन आएगा बीच में, इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान कभी कभी आप डिमोटिवेट होते हो, तो कभी आप बहुत मोटिवेट हो जाते हो, तो जब भी कभी आपको डिमोटिवेशन का सामना करना पड़े तो उस पॉइंट को उस समय याद कर लेना कि इस कारण से आपने इस यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। तो आप एक डायरी रखें, उस डायरी में उस पॉइंट को, उस जितने भी विचार है जो आपको इस यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं आंतरिक रूप से, उस पॉइंट को उस डायरी में नोट कर लो। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जो भी पॉइंट आप उस डायरी में आप नोट कर लें। और उसका फायदा ये होगा जब भी आपको लगेगा कि अब आपसे नहीं हो पाएगा, उस समय उस पॉइंट को आप देखेंगे और वो पॉइंट फिर से आपको इंटरनल रूप से, आंतरिक रूप से मोटिवेट करेगा। क्योंकि इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब आप बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हो और वहां पे आपको लगता है कि नहीं, अब इस यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी हमें छोड़ देना चाहिए, ये हमारे पास की बात नहीं है। कोई भी हो, कोई भी, चाहे फर्स्ट रैंकर का टॉपर हो, कोई भी टॉपर हो, चाहे फर्स्ट रैंकर चाहे सेकंड रैंक का टॉपर हो, जितने भी टॉपर हैं सभी के सब किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। हाँ, अपवाद रूप कोई ऐसा है जिसको ऐसी स्थिति ना फेस करनी पड़े कि जिसके अंदर ये फीलिंग आए कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा अपवाद रूप ऐसे टॉपर्स हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश टॉपर्स इसी कैटेगरी में आते हैं कि एक समय पर उनको लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उनका वो जो सोच है, जिस कारण से उन्होंने उस यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, उस कारण को फिर से याद करते हैं, उस पॉइंट को फिर से याद करते हैं, उस विचार को फिर से अपने दिमाग में लाते हैं जो उनको इंटरनल रूप से मोटिवेट करता है, आंतरिक रूप से मोटिवेट करता है, और फिर से वो तैयारी करने के लिए फिर से खड़े हो जाते हैं। क्योंकि इस यूपीएससी एग्जाम में आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ सकता है 3 स्तरों पे, प्री के स्तर पर, मेंस के स्तर पर, इंटरव्यू के स्तर पर, 3 स्तरों पे आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में वो कारण, जो रीजन आपने शुरू में आइडेंटिफाई किया है, जिसके कारण आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, वो कारण, वो पॉइंट, वो विचार जब आप फिर से याद करोगे, फिर से वो आपको इंटरनल से मोटिवेट करेगा और फिर से आपको नए सिरे से तैयार करेगा और फिर से आप फोकस होकर स्टडी कर पाओगे। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इस पॉइंट को आप क्लियर नहीं करोगे तब तक इसके नीचे के कोई भी पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जब तक आपका ये पॉइंट नहीं क्लियर होगा, इसके नीचे के जितने भी पॉइंट्स का कोई मतलब ही नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन करने से पहले फर्स्ट पॉइंट आपको ये क्लियर करना है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जो आपको फोकस होकर स्टडी करने के लिए बार-बार पुश करेगा, जिसके थ्रू आउट आप फोकस होकर स्टडी कर पाओगे। इसके साथ ही साथ आप डिस्ट्रैक्शन से भी बच पाओगे। जो डिस्ट्रैक्शन आपके सम्मुख आती है प्रिपरेशन के दौरान, उस डिस्ट्रैक्शन से भी बच पाओगे। तो अगर आपको एक प्रकार से फोकस होकर स्टडी करना है तो आपको इस पॉइंट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, उस पॉइंट को नोट करो जो आपको इंटरनल रूप से, आंतरिक रूप से मोटिवेट कर रहा है और जो आपको इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए पुश कर रहा है। बहुत ऐसे पॉइंट होते हैं सभी के लाइफ में, ऐसे इवेंट होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उनके लाइफ में घटित होती हैं। वो जब उनके विचार, जब वो उनके दिमाग में आ जाता है तो उनको इतना इंटरनल रूप से, आंतरिक रूप से मोटिवेट कर देता है कि फिर से वो इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए फिर से खड़े हो जाते हैं, चाहे उनको कितना भी फेलियर का सामना करना पड़े। तो वो आपके लाइफ में, हर एक व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे इवेंट्स, ऐसी घटनाएं होती हैं जो उन्हें कुछ बड़ा डिसीजन लेने के लिए बार-बार क्या करता है, पुश करता है। कुछ बड़ा करने के लिए उन्हें बार-बार क्या करता है, पुश करता है। तो वो पॉइंट आपको एक डायरी में नोट कर लेना, ठीक है ना। वो हमेशा आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपकी मदद करेगी। जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाओगे तब तक वो आपकी मदद करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप आइडेंटिफाई करो, इस पॉइंट को आप क्लियर करो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ एग्जाम। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो तो इस एग्जाम के नेचर को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप इस एग्जाम के नेचर को नहीं समझोगे तब तक आप एक निश्चित दिशा में रह करके तैयारी नहीं कर पाओगे। एक प्रकार से आप अदिश राह से बने रहोगे।
जब तक आप इस एग्जाम के नेचर को नहीं समझोगे तब तक आप अदिश राशि बने रहोगे। अगर आपको सदिश राशि बनना है यानी एक निश्चित दिशा में रह के आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको इस एग्जाम के नेचर को समझना है। एग्जाम के नेचर को समझना आवश्यक क्यों है? क्योंकि जब तक आप एग्जाम के नेचर को नहीं समझोगे तब तक आप एक निश्चित दिशा में रह करके यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो एक निश्चित दिशा में, क्योंकि सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप एक निश्चित दिशा में रह करके यूपीएससी की तैयारी करोगे, और एक निश्चित दिशा में रह के यूपीएससी की तैयारी कब कर पाओगे? जब आप एग्जाम के नेचर को समझोगे। अब आइए डिस्कस करते हो कौन कौन से पॉइंट है जिसके थ्रू आउट आप एग्जाम के नेचर को समझ पाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये होता है गाइडेंस। आप गाइडेंस प्राप्त करते हो कोचिंग के थ्रू आउट या फिर सीनियर के थ्रू आउट गाइडेंस प्राप्त करने का प्रयास करते हो, जिसके थ्रू आउट आप इस एग्जाम के नेचर को समझने का प्रयास करते हो। एक पॉइंट तो ये हो गया, कोचिंग हो गया या आपको कोई सीनियर है जो इस तैयारी से संबंधित है, उसके थ्रू आप गाइडेंस प्राप्त करते हो। दूसरा पॉइंट है कि जो इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए हर एक पॉइंट का अपना रोल होता है, तो कोचिंग के थ्रू आउट या अपने सीनियर के थ्रू आउट आप इस एग्जाम के नेचर को समझने का प्रयास करते हो, ये आपकी मदद करता है। दूसरा पॉइंट है सिलेबस के थ्रू आउट आप इस एग्जाम के नेचर को समझ पाते हो। इसके थ्रू आउट आप ये समझ पाते हो कि क्या क्या आपको पढ़ना है, आप वो पॉइंट जान पाते हो कि ये आपको पढ़ना है और ये आपको नहीं पढ़ना है। सिलेबस के थ्रू आउट आप ये जान पाते हो कि आपको पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा पॉइंट जिसके थ्रू आउट आप एग्जाम का नेचर जान पाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स, इन तीनों पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन तीनों बिंदुओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा आपको एग्जाम के नेचर को समझने में मदद करता है, जो सबसे ज्यादा आपको एग्जाम के नेचर को समझने में मदद करता है, वो क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट ही आप एग्जाम के नेचर को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाते हो। देखिए हमने आपको बताया कि अगर एग्जाम के नेचर को समझना है तो एक गाइडेंस, एक कोचिंग हो गया, उसके थ्रू आप समझते हो। एक तो सिलेबस हो गया जिसके थ्रू आपको पता चलता है ये पढ़ना है। लेकिन तीसरा पॉइंट जो हम बता रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या हो, जो पिछले वर्ष में यूपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चंस प्री के मेंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए वो क्या होता है, उसका कलेक्शन होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो एग्जाम के नेचर को समझने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन प्ले करता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। जितना टाइम आप इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, जितना बार अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट, उतना ही आप इस एग्जाम के नेचर को समझ पाओगे, उतना ही आप इस एग्जाम की गहराई में उतर पाओगे, उतना ही आप ये जान पाओगे कि जो आप कोई भी बुक रीड करो, आपको इसे पता चल गया कि आपके सिलेबस में ये है और आपने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आप ये जान पाओगे कि उस जो आप पढ़ रहे हो उससे किस अप्रोच से यूपीएससी में प्री में और मेंस में क्वेश्चन बनता है। आप उस क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस प्री और मेंस में पूछा जाता है उस अप्रोच को भी समझ पाओगे, उस अप्रोच को भी जान पाओगे किसके थ्रू आउट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट। इसके साथ साथ आप ये जान पाओगे कि जो आपके सिलेबस में जो आप पढ़ रहे हो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, कोर एरिया कौन है। कोर एरिया क्या होता है कि मतलब अगर आपका मतलब जैसे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो कोर एरिया वहां से 10 से 12 क्वेश्चन उसी कोर एरिया से आ जाता है, यानी 50% प्रिपरेशन से ही आप, जैसे मान लीजिए पॉलिटी से 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से कोर एरिया के अंदर 60% ऐसा एरिया होता है जो कोर एरिया के अंतर्गत आता है। उस 60% को आपने तैयार कर लिया तो उस 15 से 10 से 11 क्वेश्चन आपके उस कोर एरिया से बन जाएंगे, यानी 70 से 75% काम आपका कोर एरिया से हो जाता है। आप 60% प्रिपरेशन करके 15 में से 10 से 11 क्वेश्चन सही कर पाते हैं और 40% से आप 3 से 4 क्वेश्चन आपको सही करने का मौका मिलता है। तो इसका फायदा ये होता है कि सबसे ज्यादा आप इससे अपने समय को आप सही से यूटिलाइज कर पाते हो, इससे आप अपने समय को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो, यानी आप अपने समय को सबसे ज्यादा वहां पे फोकस करते हो जो कोर एरिया होता है, जहां से आपको लगता है कि पूरे क्वेश्चंस का 70% यहीं से आएगा, 75% यहीं से आएगा, 75% 70% यहीं से आएगा। उस कोर एरिया पे आप फोकस होकर स्टडी कर पाते हो। वो कहां से आपको पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आपको पता चलेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आपको जो प्री के जो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच होता है वो अप्रोच भी जान पाओगे। आप ध्यान रखिए, आप कितना भी एनसीईआरटी पढ़ डालिए, कितनी भी एनसीईआरटी का रिवीजन कर डालिए, 10 बार कर डालिए, स्टैंडर्ड बुक का आप 10 बार रिवीजन कर डालिए, सभी बुक का, करंट अफेयर्स का, सबका आप 10-10 बार रिवीजन कर लीजिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच पता नहीं है, यूपीएससी प्री एग्जाम का जो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच होता है वो अगर आपको नहीं पता है तो कितना भी आपने रिवीजन किया है आप उतना अच्छा यूटिलाइज, उतना अच्छा परफॉर्मेंस आप नहीं कर पाओगे, उतना अच्छा आप आउटपुट नहीं ले पाओगे जितना आपने इनपुट दिया है। तो इसलिए आपने जितना इनपुट दिया है, इतनी बार आपने एनसीईआरटी बुक रिवीजन कर ली, आपने ईस्टर्न बुक रिवीजन कर ली, आपने करंट अफेयर्स रिवीजन कर लिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना काम कर लिया। लेकिन उसका आउटपुट, आपने जो इतना इनपुट दिया है मल्टीपल टाइम रिवीजन करके, उसका अच्छा आउटपुट आपको मिले, उसके थोड़ा अच्छे परफॉर्मेंस को प्राप्त कर पाओ,
किसके थ्रू आउट प्राप्त कर पाओगे? वो कौन सा पॉइंट है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इसके थ्रू आउट आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीख पाओगे। क्योंकि यूपीएससी के प्री एग्जाम में क्वेश्चन आप इस तरीके से नहीं पूछता कि जैसे आपने सीधे सीधे पढ़ा, सीधे सीधे आके वो पूछ लेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं। बहुत ही क्वेश्चंस घुमा के पूछ जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे आप बहुत ऐसे प्रश्नों पे आप बहुत ही आप कंफ्यूज हो जाते हो, जब आपको लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, आप एक प्रकार से कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हो। तो वो उस कंफ्यूजन की स्थिति से आपको बाहर निकलना है, वो किसके थ्रू आउट आप सीख पाओगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आप सीख पाओगे कि ऐसे क्वेश्चन जो कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहां पे आपको 50% आता है, यानी 2 ऑप्शन आपको आते हैं, 2 ऑप्शन आपको नहीं आ रहे। 2 ऑप्शन तो आप रिलेट कर लेते हो, लेकिन 2 ऑप्शन में आकर के आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें से कौन सा सही है। उस स्थिति से आपको कौन बाहर निकालेगा? उस सिचुएशन से आपको कौन बाहर निकालेगा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके थ्रू आउट ही आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच सीख पाओगे, ठीक है ना? तो अब आप जान सकते हो कि इसका कितना इंपॉर्टेंट। इसके थ्रू आउट आप कोर एरिया को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक्स है जिसपे आपको ज्यादा समय देना है। इसके थ्रू आउट आप ये जान पा रहे हो कि किस एंगल से प्री और मेंस क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके थ्रू आउट आप ये सीख पा रहे हो कि उस प्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, किस अप्रोच को सॉल्व करें ताकि अच्छा जितना आपने इनपुट दिया है उसके थ्रू आउट आप बेहतर आउटपुट ले सको, आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सको। तो आप जान सकते हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों में क्या है। तो तीनों पॉइंट में आप देख रहे होंगे, गाइडेंस जो आप कोचिंग के थ्रू आउट अपने शेयरिंग के थ्रू आउट ले रहे हो, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के नेचर को समझने में आपकी बहुत मदद करेगा, वो कौन है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्लियर? तो नेचर, आप एग्जाम के नेचर को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी के थ्रू आउट जैसे आप एग्जाम के नेचर को समझ लोगे, और आप मत समझना कि आप एक ही दिन में एग्जाम के नेचर को समझ पाओगे। एक पॉइंट है भी, आप मत सोचना कि आप 1-2 दिन में 10 जैसे तैयारी शुरू के 10 दिन पूरे एग्जाम के नेचर को समझ पाओगे। नहीं, ये एग्जाम के नेचर को आप धीरे धीरे समझोगे। यानी अगर आप मेहनत से स्टडी कर रहे हो, डेली आप स्टडी कर रहे हो, प्रतिदिन आप 5 से 6 घंटे 7 घंटे आप डेली स्टडी कर रहे हो, जैसे जैसे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ बीतेगा, वैसे वैसे आप इस एग्जाम के नेचर को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। यानी 5 से 6 महीने तक आते आते आप इस एग्जाम के नेचर को बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन शर्त क्या है? जब आप मेहनत से पढ़ रहे हो, यानी अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आप यूज कर रहे हो, उसके थ्रू आउट आप क्वेश्चन को प्री का और मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हो। ये भी आपको प्री प्रिपरेशन में इसको भी अपनी प्रिपरेशन का एक पार्ट बनाना है। जैसे आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करें, जो टॉपिक आपने 1 बार 2 बार 3 बार रीड किया, कोई भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, उसका अगर आपने 2 से 3 बार रीडिंग कर ली, अब आपको क्या करना है? उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, प्री का और मेंस का आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एग्जाम के नेचर को समझने में ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जैसे आप एग्जाम के नेचर को समझ पाओगे, आप एक निश्चित दिशा में होकर प्रिपरेशन कर पाओगे। और एक पॉइंट हम क्या क्लियर कर रहे हैं कि आप एक ही दिन में नहीं सीख पाओगे, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5-6 महीने आप कंटिन्यू आप मेहनत करते रहोगे, तो 6 मंथ तक आते आते आप बहुत कुछ इस एग्जाम को बहुत ही बेहतर तरीके से आप इस एग्जाम को समझ पाओगे, जान पाओगे। तो ये मत समझना कि एक ही दिन में आप इस एग्जाम के नेचर को जान पाओगे। इस एग्जाम के नेचर को समझना है तो ये आपके प्रिपरेशन का पार्ट है। एग्जाम के नेचर को समझना ये आपके प्रिपरेशन का पार्ट है। जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते जाओगे वैसे वैसे आप एग्जाम के नेचर को भी समझते जाओगे। इसलिए शर्त है कि नियमित आपको अध्ययन करना है। हाँ, 7 दिन का समय है, तो 7 दिन में आप 6 दिन नियमित अध्ययन करें, 5 से 6 घंटे का 7 घंटे का, और 7वें दिन जो संडे का दिन होता है, उस 7वें दिन आप एंजॉय कर सकते हैं, आप मस्ती कर सकते हैं, या अपनी फैमिली के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हो, ताकि आप फ्रेश हो जाओ। उस दिन जो 6 दिन आपने स्टडी किया और 6 दिन स्टडी के थ्रू जो आपके ऊपर प्रेशर बना है, उस प्रेशर को आप 7वें दिन रिलीज करो, उस प्रेशर से आप 7वें दिन मुक्त हो जाओ, ताकि आप न्यू वीक के लिए नए सिरे से आप जब नेक्स्ट वीक के लिए जब आपको प्रिपरेशन करना है, आप नए वीक के लिए आप तैयार हो, आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट वीक के लिए आप क्या है, आप तैयार हो सको नए सिरे से। नेक्स्ट वीक के लिए आप नए सिरे से तैयार होकर प्रिपरेशन कर पाओ, तैयारी कर पाओ। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 4th पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, ये पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसको मैं एक सीक्वेंस में रखा हूं कि फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे। जैसे फर्स्ट पे रखने का मतलब, इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट एक सीक्वेंस में कि पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। इसमें से कोई भी काम अगर आप पहले कर रहे हो तो वो बेनिफिट आपको नहीं होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप एक सीक्वेंस में आपको करना है, जो ये आपको बताया जा रहा है। थर्ड पॉइंट आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, इट्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद को समझो। जैसे आपको बताया गया कि अगर यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना है तो एग्जाम के नेचर को समझना आवश्यक है, उसी प्रकार आपको अपने आप को समझना आवश्यक है। जितना ये आवश्यक है कि आपको एग्जाम के नेचर को समझना है, जितना आवश्यक एग्जाम के नेचर को समझना है, उतना ही आवश्यक आपको अपने आप को समझना है।
जब तक आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे तब तक आप इस प्रिपरेशन में ईमानदारी से फोकस होकर स्टडी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को समझना है। अपने आप को समझने का मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर क्या क्या वीकनेस है और क्या क्या आपके अंदर अच्छाई है जो आपके अंदर इंटरनल मोटिवेट क्रिएट करता है, जो आपको आंतरिक रूप से मोटिवेट करता है और तैयारी करने के लिए आपको पुश करता है। तो आप अपने पॉजिटिव पॉइंट और अपने नेगेटिव पॉइंट को आइडेंटिफाई करें। हर व्यक्ति का अपना एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, अपना एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो उस पॉजिटिव पॉइंट को आइडेंटिफाई करो, उस नेगेटिव पॉइंट को आइडेंटिफाई करो और हमेशा ये ध्यान रखो कि जो पॉजिटिव पॉइंट वो ऊपर रहे, नेगेटिव वाला पॉइंट आपके ऊपर हावी ना होने पाए। तो आपको खुद को समझना बहुत ही आवश्यक है। खुद को समझना आवश्यक है कि मतलब ये जानो कि जैसे क्या आप डेली 5 से 6 घंटे बैठ के पढ़ पाते हो? आपने तो इतना बड़ा डिसीजन लिया। अब आपको ये देखना कि आप 5 से 6 घंटे, जैसे 7 दिन का डे, एक हफ्ते में 7 दिन हो रहे हैं, तो 7 दिन में आप 6 दिन बैठ के 5 से 6 घंटे स्टडी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? 7 दिन आपने लिए निकाल सकते हो। आप उस समय घूमने या जो भी आपको अच्छा लगता है उस काम को कर सकते हो। लेकिन 6 डेज जो होता है उस दिन, उस 6 डेज में आपको फोकस होकर 5 से 6 घंटे स्टडी करना है। क्या 2 साल तक एटलीस्ट अगर आपका सिलेक्शन प्रथम प्रयास में हो रहा है तो 2 साल तक आपको 5 से 6 घंटे बैठ के नियमित अध्ययन करना, क्या आप ये काम कर पाओगे? ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको लगता है आप बैठ के पढ़ नहीं पाते हो, आपकी बैठ के पढ़ने की हैबिट नहीं, 5 से 6 घंटे बैठ के पढ़ नहीं पाते हो, तो वो आदत आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। अगर आप 5 से 6 घंटे बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हो, आपकी एक कमजोरी है, तो वो आदत आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। 5 से 6 घंटे आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो अपने आपको समझना क्या है कि जो आपकी कमजोरी है उस कमजोरी पे आपको काम करना पड़ेगा। जो आपकी नेगेटिव पॉइंट है, जो आपकी कमजोरी है, उस कमजोरी पे आपको काम करना पड़ेगा। और जैसे से आप उस कमजोरी पे आप काम करते जाओगे, जैसे से आप उस कमजोरी पे काम करते जाओगे, आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलता जाएगा। जैसे जैसे आप उस अपनी कमजोरी पे काम करते जाओगे, आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलता जाएगा। तो क्या सबसे पहले आपको अपने आप को, इसके बाद आपको अपने आप को भी आइडेंटिफाई करना है। जैसे आपको एग्जाम के नेचर को समझना आवश्यक है, उसी प्रकार आपको अपने आप को पहचानना, अपने आप को आइडेंटिफाई करना भी आवश्यक है कि क्या आपकी कमजोरी है और क्या आपकी अच्छाई है। जो आपकी कमजोरी है उस कमजोरी पे काम करना, उसमें सुधार करना है ताकि आप आगे बढ़ने का आपको मौका मिले। और दूसरा पॉइंट, जैसे बच्चों के अंदर एक क्वेश्चन रहता है कितने घंटे पढ़े। यूपीएससी की तैयारी करने जब जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन कितने घंटे पढ़े, क्योंकि सभी को लगता है घंटे से सिलेक्शन होता है। जबकि घंटे की बात करें तो घंटा, अगर आपने अपने आप को समझ लिया, अगर आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने खुद की पहचान कर ली, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कितने घंटे पढ़े। आपकी नीड क्या है, आपकी जरूरत क्या है। देखिए सब कहते हैं कि एक फिक्स टाइम बता देते सभी का कितने घंटे पढ़ो, लेकिन ये बहुत लोग ये कहते हैं कि फिक्स टाइम में आप इतने घंटे पढ़ो सेलेक्ट हो जाए, लेकिन ये नहीं, ये सही नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर कोई 6 घंटे में बैठ के, देखिए अगर आप यूपीएससी का रिजल्ट देखें उसमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 6 से 7 घंटे बैठ पढ़ के सिलेक्ट हो जा रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे तो 10 से 12 घंटे पढ़ के सिलेक्ट हो रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे जो 8 से 10 घंटे बैठ के पढ़ के सिलेक्ट हो रहे हैं। तो जो कितने घंटे पढ़े ये बैक टू पर्सन वेरी करता है। जैसे हमने आपको बताया कि अपने आप को समझने की जरूरत है। जैसे अब पता चला आपको कोई चीज समझने में 10 घंटे लग जा रहे हैं, किसी चीज पे एक बेहतर पकड़ पाने में आपको 10 घंटे लग जा रहे हैं, वहीं दूसरा बच्चा है वो उस काम को 6 घंटे में कर ले रहा है, तो उसे 6 घंटे की जरूरत है। अब आपका काम वो 10 घंटे में हो रहा था, आपको 10 घंटे की जरूरत है। अब आपकी नीड क्या, आपकी जरूरत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 बीमार व्यक्ति हैं, तो एक ज्यादा बीमार व्यक्ति, एक कम बीमार व्यक्ति है, तो जो कम बीमार व्यक्ति उसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो ज्यादा बीमार व्यक्ति है उसका ट्रीटमेंट भी तो ज्यादा होगा। अब आपको देखना है कि आप किस प्रकार के अंदर आपकी वीकनेस क्या है, आपके अंदर क्या कमी है, आपको कितने घंटे की जरूरत है। आपको 6 घंटे की डेली जरूरत है कि आपको 8 घंटे की डेली जरूरत है कि आपको डेली 10 घंटे की जरूरत है। आपकी जो जरूरत है, आपको अपनी उस जरूरत के मुताबिक आपको प्रिपरेशन करनी है। आपकी अपनी नीड क्या है, जब आप खुद को आइडेंटिफाई करोगे तो आप खुद जान पाओगे आपको इतने घंटे की जरूरत है पढ़ने की, आपको इतने घंटे पढ़ना है, इससे आपका काम चल जाएगा। तो फिर इसमें आपको किसी से क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कितना घंटा पढ़े, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई किसी पॉइंट, देखिए एक टॉपर है उत्तराखंड के डीएस, उन्होंने बताया था कि मैं कभी उनके ग्रुप में जो फ्रेंड थे वो टहलने घूमने जाते थे और 5 से 6 घंटे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ। लेकिन वो कहते थे कि मैं 5 से 6 घंटे जब पढ़ता था उनको समझ नहीं आता था, जैसा लगता था वो उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो वो कहते थे कि मैं इसलिए 10 से 12 घंटे डेली स्टडी करता था। वो कहते थे कि जब तक मैं 10 से 12 घंटे डेली नहीं पढ़ लेता था तब तक ऐसा लगता नहीं था कि उन्होंने पढ़ा है कुछ, या उनको जो भी पढ़ रहे उनको बेहतर तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। वो कोई भी चीज वो पढ़ते थे उनको उसको बेहतर तरीके से समझने में, उस पर एक अच्छी पकड़ बनाने में, वो कहते थे कि मुझे एटलीस्ट कम से कम 10 घंटे लग जाता 10 से 11 घंटे में पढ़ता था। और उनके कई ऐसे बच्चे जो सिलेक्टेड, उनके ग्रुप में कई ऐसे बच्चे जो सिलेक्टेड वो 5 से 6 घंटे पढ़ के भी सिलेक्ट हुए। तो उनका वो काम 5 से 6 घंटे चला जाता है, लेकिन उनका उसी चीज को समझने में उनको 10 घंटे लग जाते हैं।
तो हर व्यक्ति की अपनी एक कमजोरी होती है, कुछ अच्छाई होती है। कोई किसी टॉपिक को समझने में, बेहतर पकड़ बनाने में 10 घंटे का समय ले रहा है, और कोई उसी को समझने में, उस पर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने में, बेहतर पकड़ बनाने में वो 6 घंटे का समय ले रहा है, कोई 10 घंटे का समय ले रहा है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जरूरी नहीं है कि हर एक टाइम एक व्यक्ति पे फिक्स हो जाएगा कि सब इतने घंटे पढ़ के सिलेक्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपकी जो जरूरत है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपको किस प्रकार की वीकनेस है, उस वीकनेस के लिए आपको कितना इलाज चाहिए, कितनी आपको ट्रीटमेंट चाहिए, आपकी जरूरत क्या है, उससे डिसाइड होगा। अगर आपको 10 घंटे की जरूरत है तो आप 10 घंटे पढ़ो, अगर आपको 8 घंटे की जरूरत है तो आप 8 घंटे पढ़ो, अगर आपको 6 घंटे की नीड है तो आप 6 घंटे पढ़ो। ठीक है, तो ये सब इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके थ्रू आउट आपको मिलेगा, जब आप खुद को समझोगे। तो इसलिए खुद को समझना बहुत ही आवश्यक है कि आपके क्या पॉजिटिव पॉइंट है और आपके क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो जो आपकी कमजोरी है वो आपके नेगेटिव पॉइंट है, तो उस कमजोरी में आपको काम करना है, उस पर सुधार करना है। जैसे आप उसमें सुधार करते जाओगे तैसे से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता जाएगा।